my friends. How are you? So, our today's topic relevant to the subject psychology is the different school of thoughts about psychology, its trends, and different perspectives relevant to the psychology. First of all, we have to know that what is school of thought. So, a school of thought or intellectual tradition is the perspective of a group or a people who share common characteristics of opinion or outlook for philosophy, discipline, belief, social movements, इकोनॉमिक्स कल्चरल मूवमेंट और आर्ट मूवमेंट। ठीक है, तो बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जिनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी चीज़ को लेके। फॉर एग्जांपल अगर हम साइकोलॉजी की यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो कुछ लोगों का साइकोलॉजी को लेके कुछ और कंसेप्ट है, ठीक है, कुछ और लोगों का ग्रुप है, उनका कुछ और पर्सपेक्टिव है, कुछ और लोग हैं उनका कुछ और पर्सपेक्टिव है। यानी कुछ कहते हैं ये स्टडी ऑफ माइंड है, कुछ कहते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर है, कुछ कहते हैं स्टडी ऑफ सोल है। ठीक है, तो डिफरेंट इनके पर्सपेक्टिव्स हैं, जिसकी वजह पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स बने, डिफरेंट स्कूल ऑफ बिहेवियर्स बने, जिसको अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट आउटलाइन है साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। सो अभी आपके सामने एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, उसे देखते हुए हम डिफरेंट जो है इसको देखेंगे, लाइक स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरलिज्म, गेस्टाल्ट थ्योरी, साइको एनालिसिस, ये सारे इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इसके अंदर। सो 1590 में फर्स्ट टाइम वर्ड साइकोलॉजी यूज़ किया गया 1590 में। ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि साइकोलॉजी का वर्ड टर्म कब यूज़ हुई सबसे पहली मरतबा 1590 में, जो कि यूज़ की थी एक जर्मन एजुकेशनलिस्ट ने जिसका नाम था रुडोल्फ गैलगेट। ठीक है, साइको एनालिसिस का फाइंडर सिगमंड फ्रेड है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। कौन है इसका फाउंडर? सिगमंड फाउंडर। फिर बिहेवियरिज्म का फाउंडर है वॉटसन और ह्यूमनिज्म का फाउंडर है कॉल आर रोजर्स। ये आप अपने नोट्स के अंदर हाईलाइट करके लिख सकते हैं, एमसीक्यूज़ लाजमी इसमें से कोई ना कोई पूछा जाता है कि किस स्कूल ऑफ थॉट का कौन सा फाउंडर था। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, स्ट्रक्चरलिज्म। एज नेम इंडिकेट, स्ट्रक्चरलिज्म किसके साथ रिलेट कर रहा है? स्ट्रक्चर के साथ। स्ट्रक्चर किसका होगा? ऑब्वियसली ब्रेन का। ठीक है, माइंड का तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना, हमने पढ़ा था माइंड इज़ अ सॉफ्टवेयर एंड ब्रेन इज़ अ हार्डवेयर। तो ये ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में सारा कुछ बात करते हैं। ठीक है, एन अप्रोच टू साइकोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेंसेशंस एंड फीलिंग्स एंड इमेजेस। यानी हमारे दिमाग में जो सेंसेशंस होती हैं, फीलिंग्स क्रिएट होती हैं और जो इमेजेस बनती हैं, वो सारा स्ट्रक्चर की बुनियाद पे होता है। ठीक है, यानी हमें देख सकते हैं हार्डवेयर के तौर पे। इसका फाउंडर कौन है स्ट्रक्चरलिज्म का? एडवर्ड टिचनर, स्टूडेंट ऑफ विल्हेम वुंडेंट का था। विल्हेम वुंडेंट कौन था? जिसने फर्स्ट बनाई थी लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी ऑफ लेपजिंग जर्मनी के अंदर। ये पढ़ा था ना हमने, ये सारी बातें आपने याद रखनी है। और किस ईयर में किया था? 1879 में। और ये इसे जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है विल्हेम वुंडेंट को। एडवर्ड टीचर ने कहा, इसने कहा कि मैं बिलीव करता हूँ कम्प्लेक्स मेंटल एक्सपीरियंसेस कैन बी एनालाइज इन 3 बेसिक एलिमेंट्स, इमेजेस, सेंसेशंस और फीलिंग्स। उसने कहा कि इन तीनों की सूरत के अंदर हम जो है हमारा हार्डवेयर देख सकते हैं, उसे जज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी इस स्कूल ऑफ थॉट की कुछ जो थी वो शॉर्ट कमिंग्स थी, जो कि रिलायंस करती थी इंट्रोस्पेक्शन पे, लाइक एक्सपीरियंस चेंज वाइल इंट्रोस्पेक्शन and only intelligent people cooperated. Second is the school functionalism. फंक्शनलिज्म क्या है? ये कहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी जो हैं कम इन रिस्पॉन्स ऑफ क्रिटिसिज्म इन स्ट्रक्चरलिज्म। जब स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर क्रिटिसाइज हुआ तो फिर फंक्शनलिज्म आया। ठीक है, इस ग्रुप ने कहा कि ये कंसर्न करता है मोर विद द कैपेबिलिटी ऑफ माइंड देन विद द प्रोसेस ऑफ थॉट। यानी कैपेबिलिटी ऑफ माइंड इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस ऑफ थॉट, क्योंकि फंक्शन का काम हो रहा है ना, कि फंक्शन क्या, कैपेबिलिटी क्या, हमारा दिमाग कितना काम कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन फंक्शंस माइंड। इसका फाउंडर है विलियम जेम्स। उसका कौन था? ये साथ साथ कंपेयर करके याद करेंगे, आसानी होगी। एडवर्ड टीचर और इसका है विलियम जेम्स, जिसने एक बुक भी राइट की थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, जिसमें इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन साइकोलॉजी, फिलोसफी और फिजियोलॉजी के से इंटर रिलेशनशिप्स को डिटेल्स के अंदर जो था बताया था। ठीक है, ओरिजिनेटेड ये वाली जो स्कूल ऑफ थॉट था, ये ओरिजिनेट हुआ था लेट 19th सेंचुरी में। और ये एक अप्रोच थी जो साइकोलॉजी को एक्सपीरियंसेस करती है, एम्फसाइज करती है कॉन्शियसनेस पे, और साथ में सारा, ठीक है, जॉन डेवी भी इसके साथ रिलेट करता था इसी स्कूल ऑफ थॉट के साथ। नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है बिहेवियरिज्म।
ठीक है, बिहेवियरिज्म। सो एज नेम इंडिकेट बिहेवियर से रिलेट कर रहा है कि जैसा कोई इंसान बिहेवियर करता है वैसे ही फिर उसकी साइकोलॉजी डिटरमाइन होती है। मार्क्ड बाय द आर्टिकल ऑफ जॉन बी वॉटसन इन 1913, टाइटल साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज वॉटसन एंड पावलव। पावलव का आप थ्योरी आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी और वैसे भी, ठीक है। ये एजुकेशन में भी थ्योरी पूछते हैं लाजमी और वैसे भी पूछते हैं, ठीक है। Believe that the proper subject matter for psychology is observable behavior that could be recorded and verified, often called stimulus response psychology, ठीक है। stimulus response psychology भी कहते हैं वॉटसन और पावलोव की थ्योरी को। For half of a century, psychologists said that this approach solely but not have again started pointing to mental processes, consciousness and cognitive साइकोलॉजी। इसी के बुनियाद पे फिर आगे कोग्निटिव साइकोलॉजी जो थी वो डिटरमाइन हुई और फिर इसको आगे आइडेंटिफाई किया गया। तो ये आपने याद रखना है कि किसका फाउंडर कौन था, ठीक है। उसका टेस्टनेट था फंक्शनलिज्म का विलियम जेम्स और बिहेवियरिज्म का जॉन बी वॉटसन। नेक्स्ट बात करेंगे अप्रोच की, नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट की, साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस बेसिकली जो है वो टर्म है जिसमें हम बात करेंगे इट इज़ अ सेट ऑफ थ्योरीज एंड थेरेप्यूटिक टेक्निक्स। इसमें बेसिकली थेरेपीज़ को ज़्यादा बताया गया कि हम कौन सी थेरेपी यूज़ करके हमारे माइंड का जो कॉन्शियस पार्ट है और अनकॉन्शियस पार्ट है हमको उसको ट्रीट करके कौन से मेथड यूज़ करके मेंटल डिसऑर्डर को स्टेबल कर सकते हैं और किस तरह उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। दिस डिसिप्लिन वाज एस्टैब्लिश्ड इन अर्ली 1890s। ये भी 1890s में स्कूल ऑफ थॉट उभरा बाय सिगमंड फ्रेड, ठीक है। ये इसका फाउंडर है सिगमंड फ्रेड, बेसिकली साइको एनालिसिस टेक्निक का। और समहाउ जोसेफ ब्रूअर इसका को पार्टनर था लेकिन फाउंडर सिगमंड फ्रेड था। इसने फोकस किया कि अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर, ठीक है। इसने कहा द टॉक ऑन टाइप्स ऑफ माइंड। उसने कहा हर इंसान का जो माइंड है वो मुख्तलिफ होता है, उसकी कॉन्शियसनेस मुख्तलिफ है, सब कॉन्शियसनेस मुख्तलिफ है, अनकॉन्शियसनेस मुख्तलिफ है। अकॉर्डिंग टू दैम आवर बिहेवियर इन्फ्लुएंस फ्रॉम अनकॉन्शियस माइंड। वो कहता है, साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है उसके अनकॉन्शियस माइंड पे, यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके पर डिपेंड करता है। फोकस ऑन ड्रीम एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन एंड गे फिनोमेना ऑफ स्लिप ऑफ टंग। उसने कहा ये सारी चीज़ों को उसने ये सारे नाम दिए सिगमंड फ्रेड ने और उसके को फाउंडर्स ने। दे फोकस ऑन सेक्शुअल डिज़ायर्स एंड गिव दिस थ्योरी, ठीक है। सेक्शुअल डिज़ायर्स पे भी वो बात करते हैं आगे। ये बहुत लॉन्ग टॉपिक है और पॉइंट है। 4 कंपोनेंट्स बताए उसने साइको एनालिसिस के, ये मैं आपके साथ बता रही हूँ अपने नोट्स में, आपने राइट अप कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ मैंने नोट्स में। So, 4 components of psychoanalysis are interpretation, transference analysis, technical neutrality and counter transference analysis, ठीक है। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि हमें पहले किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन चाहिए, ठीक है, फिर हम उसको कन्फ्रंट करेंगे और फिर लास्ट में उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। सेकंड पॉइंट जो बताया ट्रांसफेरेंस एनालिसिस, इसमें ट्रांसफेरेंस होती है। ट्रांसफेरेंस का क्या मतलब है कि क्लाइंट्स की हमने अनकॉन्शियस रेपुटेशन करवानी है उसके एक्सपीरियंस की जो उसका पीछे गुजर चुका है, एनालिसिस करनी है। फिर पॉइंट है थर्ड टेक्निकल न्यूट्रलिटी। इसमें हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे टॉकिंग साइड्स की और इम्पोज हम अपनी वैल्यू नहीं करेंगे उस बंदे के ऊपर, ठीक है। और काउंटर ट्रांसफरेंस एनालिसिस क्या होता है कि एनालिस्ट एग्जामाइन करता है अपना रिलेशन क्लाइंट की ट्रांसफेरेंस के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे साइको एनालिसिस के कि किस तरह से जो है वो आगे रिलेट करती है। चूँकि हमने शुरू में ही पढ़ा कि साइको एनालिसिस जो है थेरेपी वाली है, एक टेक्निक थेरेपी वाला स्कूल है। वो बताता है कि सारा कुछ सब हमारा अनकॉन्शियस माइंड से होता है। तो डिफरेंट इसकी थेरेपीज़ भी हैं जैसे कि मेंटेनिंग एनालिटिकल, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर मेंटेनिंग एनालिटिकल फ्रेम, फ्री एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन, ड्रीम एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांसफेरेंस। इस सब के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है साइको एनालिसिस का पॉइंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है साइको एनालिसिस या स्कूल ऑफ थॉट्स भी ये समहाउ आ सकता है इम्पोर्टेंट, ठीक है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है। सो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है इसका फाउंडर है मैक्स वेल्डिमर, ठीक है। मैक्स वेल्डिमर इज़ द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट का मतलब क्या है, फॉर्म और शेप,
एम्फसाइज होलनेस ऑफ एक्सपीरियंस, ये बताता है कि ये एक बंदा जो अपनी ज़िंदगी गुजार चुका है, उसके पीछे लाइफ के अंदर जितने भी एक्सपीरियंसेस थे वो सारे शामिल हैं उसके बिहेवियर को डिपेंड करने में, ठीक है, उसकी फॉर्म और शेप बनाने में लाइफ की। लाइक स्ट्रक्चरलिज्म फोकस ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बट नॉट इन पोर्ट्स और स्टैम ऑफ पॉइंट्स बट एज अ होल। तो एज अ होल बात करता है, यानी पीछे वो जितना भी कुछ गुजार चुका है एक बंदा, उस सब के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक शॉर्ट से लिखी हुई है आपके लिए। थ्योरी की कौन सी चीज़ किस पे काम करती है? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी स्ट्रक्चरलिज्म इंट्रोस्पेक्शन पे काम करता है, कॉन्शियसनेस के ऊपर, ठीक है। फंक्शनलिज्म हमारे दिमाग के फंक्शंस पे काम करता है, एक्शंस पे काम करता है, इफेक्ट चेक करता है कॉन्शियसनेस का क्या है हमारे बिहेवियर पे। साइको एनालिसिस जो है अनकॉन्शियस माइंड पे काम करती है, साथ थेरेपिकल टेक्निक है। और बिहेवियरिज्म हमारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, यानी जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर वही होता है ना जो हमें नज़र आ रहा होता है। सो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे बात करती है। गेस्टोल साइकोलॉजी होल को देखती है, सम होल, सम ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस। और एक और टर्म है कंजेनेटिज्म, ये मेंटल प्रोसेस को देखती है। कोग्निटिव का जहाँ पे भी वर्ड आएगा वो ब्रेन के साथ रेलिवेंट करेगी चीज़, ठीक है। ये बात आपने जहन में याद रखनी है। मेंटल प्रोसेसेस, परसेप्शन, थॉट्स, इन सब के ऊपर डिपेंड करती है। कॉग्निटिव स्कूल ऑफ जो थॉट था, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। इसको जो है जीन पिगेट ने इस्टेब्लिश किया, ठीक है, मिलर के साथ मिलके। इन्होंने कहा कि हमारी जो मेमोरी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये डिपेंड करती है परसेप्शन पे, ह्यूमन इंटेलिजेंसी पे, लैंग्वेज पे, थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन पे और अटेंशन पे भी डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी रिलेट करती हैं कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट से, ठीक है। कंप्यूटर के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे हमारा दिमाग जो है वो कंप्यूटर की तरह काम करता है। और ह्यूमनिज़म जो है इसे आप सॉरी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी भी कह सकते हैं कि ह्यूमन की साइकोलॉजी क्या है। इट इज़ द पर्सपेक्टिव दैट एक्सपीरियंसेस लुकिंग एट द होल इंडिविजुअल एंड स्ट्रेसेस कंसेप्ट सच एज फ्री विल एंड सेल्फ एफिकेसी एट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर वो आती है। आगे जाके इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स आएंगे आउटलाइन के अंदर भी कि मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स राइट अप करें, तो तब हम इसको डिटेल से करेंगे। इसकी ह्यूमनिस्टिक की जो थी बुनियाद वो रखी कार्ल रोजर्स ने। अरहम मास्लो जो है ये इंपॉर्टेंट फिगर है इसी स्कूल ऑफ थॉट का भी हमने बात की ना। मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The founder of individual free will, self-growth and self-actualization, how to help individual in achieving their higher potential. So ये सारी बातें हैं इसके अंदर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के अंदर। तो ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स थे। अब हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव क्या है कि डिसेंडेंट फ्रॉम बिहेवियरिज्म किस तरह बनता है। बीएफ स्किनर ने ये दिया पर्सपेक्टिव, साइंटिफिक स्टडी उसने बताई, कंसिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर बताया कि किस बिहेवियर का क्या नतीजा हो सकता है। अगर हम किसी को रिवार्ड देंगे तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, पनिशमेंट देंगे तो क्या नतीजा है। पॉजिटिव इफेक्ट भी बताया, नेगेटिव इफेक्ट भी बताया। ये सारी बातें की बीएफ स्किनर ने बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी के अंदर। फिर बात करते हैं कोग्निटिव पर्सपेक्टिव, ये दिया विल्हेम वुडनेट ने विलियम जेम्स और जीन पिगेट के साथ मिलके। उन्होंने कहा कि एक्टिव रोल है माइंड का ऑर्गेनाइजिंग परसेप्शंस, प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन एंड इंटरप्रेटिंग एक्सपीरियंस। ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बात की गई। जीन पिगेट ने दिया कि चिल्ड्रन के अंदर जो है वो इंटेंशंस और इनकॉन्शियसनेस जो है वो कैसे बनती हैं, कैसे वो काम करते हैं, कैसे थिंकिंग करते हैं, कैसे चीज़ों को याद रखते हैं। साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव सिगमंड फ्रेंड ने दिया। इसने कहा कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो है वो डिटरमाइन करता है किसी भी अडल्ट का बिहेवियर, यानी जो बच्चा बचपन से चीज़ें सीखता है वही जाके उसकी पुख्ता हो जाती हैं आगे जाके जब वो बड़ा होता है। कन्फ्लिक्ट को उसने बताया कि किस तरह से हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट बिहेवियर को जो शेप अप करता है। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया कार्ल रोजर ने अब्राहम मॉस्लो के साथ मिलके, ठीक है। उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स हैव अ नेचुरल टेक्नोलॉजी टूवर्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी इंसान की जो एक्चुअल नीड है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उसको देखते हुए उसने बताया कि इंसान किस तरह से फ्री विल को यूज़ करे और सेल्फ ग्रोथ को इन्हांस कर सकता है। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव रिसेंटली दिया गया जेनेटिक पर्सपेक्टिव के अंदर, और उसमें कहा गया कि जेनेटिक जो इन्फ्लुएंसेस है वो लर्निंग के अंदर किस तरह इफेक्ट करता है, ड्रग्स किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को, साइकोलॉजी को, ब्रेन स्ट्रक्चर को, और केमिकल्स क्या क्या रिलीज़ होते हैं और फिर किस तरह का हम बिहेवियर शो करते हैं। अगर हम बात करें मॉडर्न पर्सपेक्टिव साइकोलॉजी के आजकल किस तरह के काम चल रहे हैं, ठीक है,
और क्या ट्रेंड्स हैं और क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। बिहेवियरल अगर हम बात करें तो जॉन वॉटसन ने, अभी हमने ये देख लिया ना डायग्राम के अंदर, ब्लड स्वेट एंड फीयर्स, ठीक है। जॉन बी वाटसन और बी एफ स्किनर ने कहा स्टडी ऑफ बिहेवियर है, ऑब्जेक्टिव है। उसने कहा, जॉन बी वाटसन ने कहा, गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स when informed and my or specified world to bring them up, and I'll guarantee to take anyone at random and train him to become any type of specialist regardless of his talents, tendencies, abilities, vocations and race and his ancestors। उसने कहा कि जो इंसान का बिहेवियर है, ठीक है, वो किस तरह से बदलता है, किस तरह से नहीं बदलता, ये कोई चीज़ इफ़ेक्ट नहीं, बच्चे इसका बिहेवियर जो है डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह से गाइड करते हैं। उसने कहा कि अगर आप मुझे दर्जन बच्चे दे दें, ठीक है, तो मैं उनको एक तरह से ही ट्रेन करूँगा और एक तरह से उनकी देखभाल करूँगा और उन्हें मैं स्पेशलिस्ट बना दूँगा जिसमें मैं चाहता हूँ, ठीक है। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस ख़ानदान से है, किस नस्ल का है, उसकी क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या पार्ट्स हैं, बस जैसे मैं उसे गाइड करूँगा वैसे बच्चे बन जाएंगे। साइकोएनालिटिक, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कोग्निटिव, एवोल्यूशनरी, ये सारी बातें अभी हम कर चुके हैं, तो इन्हें डिटेल में दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे ट्रेंड्स एंड साइकोलॉजी। ये 2025 CSS के पेपर्स में क्वेश्चन भी आया हुआ है। आपको पता है साइकोलॉजी के सब्जेक्ट इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये PMS में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है और CSS में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। सो यू कैन ऑप्ट इन बोथ कम्पिटेटिव एग्ज़ाम साइकोलॉजी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, स्पेशली उनके लिए जिनका साइंस बैकग्राउंड है। साइकोलॉजी रोल इन लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट के अंदर साइकोलॉजी का बहुत रोल है। किस तरह से कि जब हमने लॉ एनफोर्समेंट करना है तो ठीक है, हम देखेंगे कि जिसने कोई गुनाह किया है या कोई किया है तो जो हमारा यहाँ पे मुलजिम है उसकी ज़हनी हालत क्या है, ठीक है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है, बिगड़ा हुआ है, कैसा है, ज़हनी मरीज़ तो नहीं है, फिर उसे सारा चेक करना पड़ता है। फिर उसके ऊपर शराइत व ज़वाबित सारी लागू होती हैं कि उसके ऊपर कानून नाफिज होता है या फिर नहीं होता। एजुकेशनल साइकोलॉजी में इम्पोर्टेंट रोल है एज ए डिस्टेंट लर्निंग। सो द इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ क्राइसिस ड्यूरिंग कोविड-19 में आपको पता है जब कोरोना आया तो बहुत से लोगों ने ना टेंशन ले ली, अपने दिमाग पे सवार कर लिया कि हमें भी कोरोना हो जाएगा। तो तब भी बहुत सारे लोगों को सॉर्ट आउट किया गया, ठीक है, उनकी ज़हनी हालत को देखते हुए उनका इलाज किया गया कि किस तरह उन्हें जो है नॉर्मलाइज़ किया जा सकता है। मेंटल हेल्थ ऐप्स हैं गेनिंग ट्रेनिंग्स के लिए, ठीक है। द इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया पे आपको पता है साइकोलॉजी का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हीलिंग ऑफ द पोलिटिकल साइड, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। द ग्रोथ ऑफ ड्रग फ्री पेन मैनेजमेंट, आपको पता है आजकल ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है, जहाँ पे जो नशे आवर लोग होते हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है और फिर उनका इलाज किया जाता है थेरेपीज़ के ज़रिए। तो ये सब कुछ साइकोलॉजिस्ट ही करते हैं, ठीक है, साइकोस का इलाज करते हैं, ज़हनी मरीज़ का इलाज करते हैं जिसके अंदर कोई भी ज़हनी खलल होता है। डिमांड फॉर मोर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, अंडरस्टैंडिंग इम्पैक्ट ऑफ न्यूट्रिशन और मेंटल हेल्थ, redesigning the concept of long-term care, new demographic trends, the fight against racism, new push to reach underserved communities after COVID-19, healing the political divide में किस तरह काम किया। एक important educationalist है, ठीक है, सेकनाइज, उसने कहा existential fears appears to be at the heart of what drives polarization. So we need to understand factors that work to separate us. Researchers indicate that this divisiveness will continue to grow the fear of other and the wounds following the fear were not addressed. ये 2021 के ट्रेंड्स थे। अब 2022 के बात करें, अकॉर्डिंग टू APA के अकॉर्डिंग राइज ऑफ साइकोलॉजी बढ़ता जा रहा है, डिमांड इसकी ज़्यादा है। आपको पता है कोई भी इंट्री टेस्ट देना हो तो पैनल के अंदर जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर एक साइकोलॉजिस्ट लाजमी बैठा होता है जो हमारी साइकी को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। रीवर्किंग वर्क, रिमोट वर्क है इसका, ठीक है। ओपन साइंस इज सर्जिंग, मेंटल हेल्थ मीट्स वेंचर कैपिटल, किकिंग स्टिग्मा इज अ कॉब, प्रिंस हैरी ने कहा, ठीक है, जिसमें सेलिब्रिटीज़ ने कहा कि उनको जो है सेकंड की ज़रूरत होती है। मेंटल हेल्थ ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, न्यू फ्रंटियर्स इन न्यूरोसाइंस, ब्रिंकिंग द वुमेन बैक टू द वर्क फोर्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा 4.2% ड्रॉप अप हुई थी कंपेयर टू 3% फॉर मैन 2019 से 2020 के अंदर।
crisis, children's mental health, climate change intensifies, burnout and shares, बिग डाटा apps इन रीच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, आपको पता ही भी आजकल बहुत इन्हांस है AI, चैट GPT और ये सब कुछ। पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग वो भी इंक्रीज़ हुई। टेली हेल्थ, 96% साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट इट शुड स्टे। सो ये यहाँ पे डिफरेंट अभी जो हमने पीछे पढ़ी हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, अप्रोचेस, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरल सोशियोलॉजी, ये सारी चीज़ें थी जो ये उसका ओवर चार्ट बना हुआ है कि एम्फेसाइज उसने किस चीज़ पे दिया, इंपॉर्टेंस क्या है, व्यू क्या है, कंसेप्चुअल। ये हमारा एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ जाता है। ठीक है, जस्ट एक पॉइंट हम कर लें, कंट्रोवर्सीज इन साइकोलॉजी। इसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट आउटलाइन जो है कंप्लीट होगी। इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपसे कोई टेक्निक पूछ लें साइको एनालिसिस की। ठीक है, MCQs भी एक दो लाजमी आएंगे, आपसे किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर का नाम पूछ लेंगे। ठीक है, किसने बनाया, किस सन में बनाया, और या फिर आपसे कोई थ्योरी या कोई साइंटिस्ट का नाम दे के पूछ लेंगे कि ये इसने कौन सी थ्योरी दी। ठीक है, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा, चाहे वो आपको स्कूल ऑफ थॉट्स पूछ लें, चाहे वो आपसे ट्रेंड्स पूछ लें, पर्सपेक्टिव्स पूछ लें, किसी स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट के बारे में डिटेल पूछ लें, बिहेवियरिज्म पे नोट दे दें, गेस्टाल्ट थ्योरी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, तो उस लिहाज से आपने इसको लाजमी तैयार करना है। बात करेंगे कंट्रोवर्सीज इन साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी के अंदर कंट्रोवर्सीज क्या क्या हैं। ठीक है, एक सबसे बड़ा डिबेट जो साइकोलॉजी के अंदर है वो ये है कि कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं स्टडी ऑफ माइंड है, कुछ कहते हैं स्टडी ऑफ बॉडी है। ठीक है, ये एक बिग डिबेट है। सो इस पे आपने लिखना है कि कुछ लोग साइंटिस्ट कहते हैं स्टडी ऑफ माइंड है, क्योंकि हमारा माइंड ये डिटरमाइन करता है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बॉडी पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी हमारी बॉडी जो काम करेगी फिर वही सिग्नल ब्रेन को जाएंगे और फिर ब्रेन उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। नेचर वर्सेस नर्चर। ठीक है, कुछ कहते हैं कि फितरतन इंसान की जो फितरत होती है जिस पे वो पैदा हुआ है वही काम करेगा। कुछ कहते हैं जैसे उसको तरबियत मिलती है, नर्चर वो उसको किया जाता है, वैसा बिहेवियर शो करता है। फिर रिडक्शनिज़म और होलिज़म के ऊपर बात आती है। ठीक है, कि रिडक्शनिज़म अपना रोल किस तरह प्ले करता है और उसका इंसान का मज़हब कैसे रोल प्ले करता है इंसान की साइकोलॉजी को डिटरमाइन करने में। फिर आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक के बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स हैं कि हमें जो मिलता है हम उसको कितना देखते हैं और जो हम शेयर करते हैं उससे हमारा कितना इम्पैक्ट होता है साइकोलॉजी के ऊपर। साइकोलॉजी एज अ साइंस है, ये भी एक कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो सोशल साइंसेस में आती है। एज़ यू नो, आपको पता है कि एक आर्ट सब्जेक्ट है, लेकिन आजकल साइकोलॉजी को एक साइंस माना जा रहा है, साइंटिफिक स्टडी कहा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो रही हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरीज़ हैं। आपको रिसर्च तभी करते हैं ना जब उसके अंदर प्रॉपर हाइपोथेसिस होता है, रिसर्च मेथड्स होते हैं, सब कुछ होता है, तो वो फिर एक साइंस कंसिडर होती है। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी है साइकोलॉजी के अंदर। फ्री विल वर्सेस डिटरमिनेशन। कुछ लोग कहते हैं कि फ्री विल होनी चाहिए, कुछ कहते हैं डिटर्मिनिज्म है। एनिमल रिसर्च के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट किया उसने हार्लो पेयर्स पे। ठीक है, जेंडर बाइजनेस पे काम हो रहा है। कुछ कहते हैं कि जो मेल है और फीमेल जो है वो उनके अंदर बाइजनेस है। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी है। कोग्निटिव एंड इन्हांसिंग सब्सटेंसेस रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स, हमारा क्लाइंट के साथ कैसा बिहेवियर है और फिर जो है हम उसको डिटरमाइन करते हुए उसकी साइकोलॉजी को आगे जो है वो देखेंगे। तो ये सारी बातें जो थी कंट्रोवर्सीज़ के अंदर थी। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट आउटलाइन कंप्लीट हुई साइकोलॉजी की। इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे इसका नर्वस सिस्टम, इसका बायोलॉजिकल बेसिस बिहेवियर की। ठीक है, तो ये सारी बातें हम करेंगे कल के टॉपिक के अंदर। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।